Good morning, dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन चैप्टर फर्स्ट के कुछ और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज का अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहला देखें। क्या दे रखा है इसमें कि क्रमशः 4m एवं m द्रव्यमान तथा +q एवं प्लस का 3q आवेश के दो कणों को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इनको 2 सेकंड तक गति करने दिया जाता है, तो इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? चलिए देखें। अनुपात ये 4n द्रव्यमान और ये n द्रव्यमान। 4n का पर आवेश है वो पॉजिटिव q और इसका पॉजिटिव 3q, ठीक है। और इनको क्या कहा गया है? 2 सेकंड तक गति करने दिया जाता है। अब क्या पूछा है? गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। गतिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी वस्तु के गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को अपन कहते हैं गतिज ऊर्जा। बहुत ही काइनेटिक एनर्जी, उसको अपन लिखते हैं 1/2 mv²। यहाँ पे कण का द्रव्यमान दे रखा है। अब क्या चाहिए अपन को? वेग चाहिए, ठीक। अब वेग कहाँ से लाएंगे? आप जानते हैं वेग, कण गतिशील है, उसका द्रव्यमान आ गया, वेग अपने पास आएगा अगर इसको अपन त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको क्या कहा गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है। इसको एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर देखते हैं इस पर दोनों पर बल कितना लगेगा? बल F बराबर Q × E लगता है। और गति के कारण मैं कह सकता हूँ F बराबर क्या होता है? m × A। अपन वेक्टर फॉर्मूला लेके तो अपन लिख सकते हैं m A बराबर Q × E। तो यहाँ से त्वरण आ गया A बराबर QE/m। QE/m। अब इसके लिए अपन माने इसको A1, इसको 1 माने, इसको 2। तो A1 = हो जाएगा Q कितना है यहाँ पे? प्लस का E को E ही रहने दो, और m कितना है? 4m। तो A1 = QE/, कितना आएगा? 4m। इसी प्रकार देखें A2 कितना आएगा? A2 प्लस का 3q है, तो मैं लिखता हूँ 3q × E/, द्रव्यमान कितना है? केवल m। अब त्वरण से अपन को वेग ज्ञात करना। वेग v बराबर, आप जानते हैं u + at, गति के प्रथम समीकरण से। तो इसका पहले वाले के लिए मैं v1 निकालूं। v1 बराबर क्या हो जाएगा? u1 + a1 × t। और यहाँ पे t कितना दे रखा? 2 सेकंड तक, ठीक। और ये प्रारंभ में मानते हैं अपन गति 0 से प्रारंभ स्टार्ट करता है। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा? a1 × t। तो v1 = a1 कितना आ जाएगा? QE/4m × t कितना? 2। तो v1 की वैल्यू अपने पास कितनी है? QE/2m। QE/2m, ठीक है। अब अपने पास क्या ज्ञात करना है? दूसरा v2। v2 कितना होगा? आप जानते हैं u2 + a t2, t है, t समान है। तो v2 बराबर a2 × t, क्योंकि ये 0 प्रारंभिक। a2 का मान कितना है? a2 की वैल्यू यहाँ पे 3QE/m × 2। तो v2 कितना? बस 6 QE/m। तो ये किसकी वैल्यू आएगी? v2 की वैल्यू। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है अपन को। किसका?
अब अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन देखें, इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं, A1 रहने दे, यहाँ तक मिटा देते हैं। हाँ, अब देखें अपन V2 गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 m1 v1 इसका वैल्यू रखें 1/2 m1 कितना था अपने पास 4 है, v1 की वैल्यू क्या है QE/2m का होल स्क्वायर। देन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इक्वल टू 1/2, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ m इंटू क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ये कितना होगा m स्क्वायर और ये m से m एक और कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2m, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2m, ये किस पर आएगा जूल, ठीक। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल 2 होगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक। ये 1/2 m2 की वैल्यू कितनी 4, v2 की वैल्यू कितनी है 6, QE अपॉन m का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू 1/2 में लिखते तो पूरा m फिर काटेंगे, 6 का 36 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m से m कैंसिल, 2 से 18, तो काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर कितना होगा 18 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन m। ये कितना होगा, इसको मान लें अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 2। अपन को क्या चाहिए, इसका अनुपात चाहिए, ठीक है। अनुपात के लिए अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और मैकेनिक्स को अगर मिला दिया जाए तो बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अपन काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, ये आ जाएगा 18 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन m, और इसको डिवाइड करें तो मैं लिखता हूँ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन इंटू 2 है, ऐसी सारी वैल्यू कैंसल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर कितना होगा 36:1। अर्थात दोनों पार्टिकल्स क्या था, एक 4m द्रव्यमान का था, दूसरा m द्रव्यमान था, एक पर प्लस q आवेश है, दूसरे पर प्लस का 3q आवेश है। ये दोनों जब गति करेंगे कितना 2 सेकंड तक साथ साथ में गति करेंगे, तो 2 सेकंड तक उसके गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा 36:1। गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, द्रव्यमान और वेलोसिटी पर, तो द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा भी ये देखिए दूसरा, और वेग पर भी तो है, दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है, ठीक। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अपने पास दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक इलेक्ट्रॉन गिरता है, फिर उतनी ही ऊंचाई से अगर अपन विपरीत दिशा में एक इलेक्ट्रॉन गिरता है और विपरीत दिशा में एक प्रोटॉन भी उतनी ही ऊंचाई से गिरता है, तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों को गिरने में लगा समय कितना होगा, और इन समय को अपन गुरुत्वीय क्षेत्र से भी तुलना करनी है। सपोज करें अपने पास ये विद्युत क्षेत्र है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ऐसा होगा, अगर इधर मान लें अपन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर
एक इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, यहाँ से ये गिरता है और इसकी हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी है वो 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर आपको लगा समय ज्ञात करना है। अब समय के लिए आपको क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है, समय ज्ञात करना है। तो दूरी और समय ज्ञात करने के लिए अपन न्यूटन की गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, दूसरा। अब दूसरे के लिए क्या क्या चाहिएगा अपन को, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। त्वरण चाहिए, त्वरण अपन ज्ञात कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा। अब देखें फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं अपन, जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, केस फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन की गिरने की कंडीशन में देखें कि इलेक्ट्रॉन पर एक बल इस दिशा में लगेगा, दूसरा, या फिर अपन कह सकते हैं जो F है लगने वाला बल, F बराबर होता है Q इंटू, इलेक्ट्रॉन एक है तो मैं कह सकता हूँ F की जगह मैं लिख सकता हूँ M, इस दोनों से मैं लिख सकता हूँ M इंटू A बराबर, या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन A ऑफ B इलेक्ट्रॉन, और Q, Q कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसका इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रॉन की, या E या EP दोनों सेम है। यहाँ से AE की वैल्यू कितनी आएगी, E अपॉन M, ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण हो गया। समय ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि गति के तृतीय समीकरण से आपको पता है S बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर S ले रहे हैं अपन, ऊंचाई ले रहे हैं हाइट, और वो कितनी 1.5 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदले, ये u इजकल टू क्या होगा 0, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था से गिर रही है। कैसे, स्वतंत्र अवस्था से गिर रही है। दूसरा ए टी, अब देखें तो यहाँ से h बराबर 0 1 बटा 2 a ऑफ e और t ऑफ e का, t e का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h अपॉन ए ई, then टी स्क्वायर इक्वल टू टी इक्वल टू अंडर ऑफ 2h अपॉन, ये वैल्यू अपन इसके अंदर रखें तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू देखें 2h, h का मान कितना 1.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन ए ई, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ए का मान कितना है, और मास ऑफ 9.1 इंटू 10⁻31। जब इसको अपन कैलकुलेटर की सहायता से हल करेंगे, मैंने कहा था, तो टी ई की वैल्यू लगभग अपन को प्राप्त होगी 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। इतना समय लगेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को 1.5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में। इसी प्रकार अपन देखें इसका प्रोटॉन की केस में, ठीक। प्रोटॉन के लिए अपन यहाँ पे क्या लेंगे, मैं कह सकता हूँ मास ऑफ प्रोटॉन, त्वरण ऑफ प्रोटॉन, आवेश सेम ही रहेगा, और एपी प्रोटॉन दोनों के लिए, तो ऐसे एपी इजकल टू, तब एपी इजकल टू एपी अपॉन एमपी, प्रोटॉन का त्वरण। सेम टाइम ज्ञात करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ
motion, second equation of motion, then s बराबर ut प्लस हाफ ए पी टी पी की स्क्वायर, ये यू जीरो सेम प्रोसेस, s बराबर 1/2 ए पी टी पी का स्क्वायर, टाइम ऑफ टीपी टाइम ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, टीपी स्क्वायर 2h अपॉन एपी, h सेम है तो टीपी बराबर अंडर ऑफ 2h अपॉन एपी, टीपी इजकल टू अंडर ऑफ 2h की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, एपी एपी आवेश सेम रहता है, एपी कितना वो भी सेम है 4, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, और इसको जब हल करेंगे तो टाइम ऑफ प्रोटॉन लगेगा 1.3 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड, अर्थात उसी विद्युत क्षेत्र के अंदर उतनी ही दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन को अलग समय लग रहा है, प्रोटॉन को भी अलग समय, किसको ज़्यादा समय लग रहा है, प्रोटॉन को, किसको, प्रोटॉन को। अब अपन देखें इसकी त्वरण देखें, त्वरण किस कोटि का होगा, त्वरण लगभग 10 की पावर 11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की कोटि का रहेगा, इसको अपन हल करेंगे एपीजी के रेगुलर। अब दूसरा अपन को क्या करें, दोनों अवस्थाओं के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लगा समय की तुलना कीजिए। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आप जानते हैं किस पे डिपेंड करेगा, जो टाइम है वो अपन बात करें, चलो ऐसे लिख देते हैं अपन कि यहाँ से यहाँ गुरुत्वीय त्वरण जी के अंदर गति कर रहा है, यहाँ से मुक्त अवस्था में u 0 और v वेग, ठीक, मुक्त अवस्था में गति कर रहा लगा समय, आप बताए s बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, u 0 तो s 1/2 gt स्क्वायर, t स्क्वायर इजकल टू 2s अपॉन g, और t इजकल टू अंडर ऑफ 2s अपॉन g। और इसका अर्थ क्या है कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किस वस्तु को लगने वाला समय, स्वतंत्र रूप से गिरने में लगा समय, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मतलब दोनों क्या आएंगे, हमेशा साथ साथ के अंदर गति करेंगे, लगा समय क्या रहेगा, समान रहता, बाकी चीजें समान है, केवल द्रव्यमान चार्ज सेम है, द्रव्यमान में ही परिवर्तन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, और गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए दूरी क्या ये समय क्या रहेगा, समान रहता है। अब ऐसा कैसा, अपन दूसरा क्वेश्चन लें, अब देखिए इसमें पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1.183 एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन होता है, इतना ज़्यादा एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन। अब एक क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक आवेश क्यू है, ठीक है, ये आवेश क्यू था, ये दो भागों में डिवाइड हो गए, Q1 और दूसरा Q2, अतः मैं कह सकता हूँ Q1 प्लस Q2 बराबर क्या है Q, और यहाँ से अपन लिख सकते हैं जैसा। अब इस दोनों को डिस्टेंस कितने पे रख दिया, r डिस्टेंस पे रख दिया। अब दोनों एक ही प्रकृति के आवेश होंगे तो आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण। और इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि आवेश की किस मान के लिए दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल अधिकतम होगा, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल F बराबर मैं लिखता हूँ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे अधिकतम बल के लिए देखें, इस Q1 और Q2 Q के फॉर्म में लाना है, तो अपने पास इस Q2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पर दे रखा Q1
क्यू दोनों का योग, तो Q2 बराबर मैं लिखता हूँ Q माइनस का Q, तो रखें F इज इक्वल टू K Q1 Q माइनस Q1 अपॉन आर स्क्वायर। इससे यहाँ पे आ जाएगा K Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर करेगा? आवेश पर। तो मैं हमेशा 11th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर या अपन सेकंड चैप्टर फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन के लिए अपन मैक्सिमम की पोजीशन ज्ञात करने के लिए इसको एक बार अवकलन करते हैं। अवकलन किसके सापेक्ष? जो परिवर्तन अधिकतम डिस्टेंस फिक्स रखेंगे तो आवेश पर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से Q1 के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कितना हो जाएगा? dF अपॉन dQ1, और इसको अपन किसके बराबर रखेंगे? 0, तब उनके पास मैक्सिमम की पोजीशन आएगी। तो dF अपॉन dQ1 ये तो कांस्टेंट है K अपॉन आर स्क्वायर, ये Q1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा 2Q1, इसको 0 रखेंगे तो K अपॉन आर स्क्वायर Q माइनस 2Q1 बराबर 0, देन Q माइनस 2Q1 बराबर 0, देन 2Q1 बराबर Q एंड Q1 इज इक्वल टू Q बाई 2। इसी प्रकार अगर अपन कर सकते हैं Q2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अपन Q1 की जगह Q माइनस Q2 रखते हैं तो ये जो आंसर आएगा Q1 बराबर Q2 बराबर Q बाई 2 आवेश के लिए अधिकतम बल लगे। अच्छा क्वेश्चन था, एक लास्ट में क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक सिस्टम दे रखा है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों पर आवेश प्लस का 2Q माइनस का Q माइनस का Q, प्रत्येक की भुजा क्या है? ए है। तो इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अब द्विध्रुव के लिए तो आपको दो आवेश चाहिए, दो आवेश भी कैसे? समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के। यहाँ पे देखें आवेश ये दोनों समान समान है, समान प्रकृति के, ये भी द्विध्रुव नहीं बनेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या करें अपन? इस 2Q आवेश को अपन ने प्लस Q एंड प्लस Q दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब इनको मैं एक द्विध्रुव मान सकता हूँ, दूसरा इसको द्विध्रुव मान सकता हूँ, ठीक है। इसको द्विध्रुव मानेंगे। अब दूसरा ये द्विध्रुव के कारण डायरेक्शन कैसे हो गया ऐसे? इसको मैं मानूं P1 और इसके कारण डायरेक्शन कैसे होगी ऐसे, इसको P2 मानूंगा। तो अपन देखें P1 P2 दोनों का मान कि द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है दूरी इंटू A इंटू Q, और P2 बराबर क्या हो जाएगा? A इंटू Q, अर्थात P1 बराबर P2 बराबर P, और ये जाएगा कितना? A इंटू Q। दूसरा डायरेक्शन अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है P2 और इसकी डायरेक्शन P1, और कितने एंगल पर है? ये 60 पर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोण समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री के 60 डिग्री पे, और ये भी बराबर है दोनों। जब दो सदिश समान परिमाण में, दो समान सदिश अगर 60 डिग्री पर समान परिमाण के सदिश, समान सदिश तो डायरेक्शन भी 60 डिग्री हो, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वो मैं कह सकता हूँ P नेट इज इक्वल टू अंडर ऑफ कितना जाएगा? अंडर थ्री P, तो P नेट इज इक्वल टू अंडर ऑफ 3AQ। ये हमारे पास इसका द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने, काफ़ी क्वेश्चन सारे कर दिए जनरली, और भी क्वेश्चन होंगे जो और भी विभव और इसको मिला के क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी अपन
अगले चैप्टरों के अंदर करेंगे। ठीक, धन्यवाद।